हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के यूनिट 3 को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रहा है, तो इसका आज पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर आपको पार्ट 1 और यूनिट 1 यूनिट 2 भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो हम यूनिट 3 के अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक इसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट का। बिकॉज नर्सिंग सर्विस रिक्वायर मनी फॉर, किसके लिए मनी चाहिए होती है? स्टाफ की सैलरी के लिए चाहिए होती है, इक्विपमेंट की चाहिए होती है, ट्रेनिंग के लिए चाहिए होती है, मेडिसिन के लिए, पेशेंट केयर मटेरियल वगैरह हो गया, या फिर वार्ड मेंटेनेंस के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए या फिर रिसोर्सेज के लिए हम क्या करते हैं, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी को हम कैसे प्लान करेंगे, वो होता है हमारा बजटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया एक इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया ये। अब विदाउट अ प्रॉपर बजट नर्सिंग केयर कैन नॉट बी रन स्मूथली। सही बात है कि अगर हमारे पास प्रॉपर बजटिंग वगैरह केयर नहीं होगा तो हम जो नर्सिंग केयर या वगैरह या फिर कोई भी हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो रन नहीं करेगा स्मूथली। तो कहीं ना कहीं बजटिंग एक इसेंशियल पार्ट होता है। आगे बढ़े इसमें, तो बजटिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, बजटिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन यूज मनी वाइजली, प्रिवेंट वेस्ट एंड इंश्योर दैट सेफ केयर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड। तो कहीं ना कहीं ये सेफ केयर या फिर जो हमारा वेस्टेज वगैरह प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। इट इज़ बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हम एक बोल सकते हैं जो बैकबोन होता है वो होता है हमारा बजटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्टिव। अब बात करें इसका डेफिनेशन देख लें। तो बजटिंग इज a essential process of preparing a financial plan for a future period that show expected income and expected expenses। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि एक फ्यूचर प्लानिंग होता है फाइनेंशियल प्लान के रिगार्डिंग, कि कितना हमारे पास इनकम होनी चाहिए एक्सपेक्टेड किसी भी प्लान को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेफिनीशन। अगर आप एक और देखना चाहें डेफिनीशन लिख सकते हैं उसमें। तो इसमें आता है हमारा बजटिंग क्या होता है। A budget is a written statement that show how much money is needed, where it will be used and how it will be controlled। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि रिटन कंस्टेंट स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है कि कितना मनी की हमें ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ पे वो मनी यूज्ड होगा, और हाउ विल बी ये कंट्रोल, कैसे उस मनी को हम क्या करेंगे कंट्रोल होने से बताएंगे कि यहाँ पे इस रिसोर्स के लिए इतनी मनी यूज करनी है, यहाँ पे इस रिसोर्स के लिए इतनी मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सब कुछ ये क्या करता है, हमारा बजट प्लान करता है। बजटिंग मीन्स प्लानिंग मनी फॉर फ्यूचर नीड। तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बजटिंग का मतलब होता है प्लानिंग मनी फॉर फ्यूचर नीड। आगे बढ़े तो इसमें आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग के क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? बजटिंग इसमें देखिए कुछ देगा। पहला कॉन्सेप्ट है प्लानिंग फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं बजटिंग क्या करता है, हेल्प करता है प्लानिंग फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर तरीके से यूज वगैरह हो। ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बजटिंग हेल्प करता है। प्रिवेंट करता है ओवर स्पेंडिंग एंड शॉर्टेज। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, बजटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करता है जो शॉर्टेज वगैरह होता है या फिर ओवर स्पेंडिंग होता है उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। अगर बजटिंग प्रॉपर तरीके से होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, कोलाबोरेशन होता है, वो प्रॉपर तरीके से होगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ओवर यूज वेस्ट एंड शॉर्टेज। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बनता है बजटिंग का। फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। अकाउंटेबिलिटी हो गया या फिर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए बजटिंग के जो कि आपको मेंशन करने रहेंगे। आगे बढ़ें तो इसके बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक की, कि बजटिंग के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं उसमें। जैसे कि फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। जब भी हम बजट प्लान कर रहे हैं तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड को देख कर होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिटेन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन टूल वगैरह भी होना चाहिए, जैसे नर्स हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह। यानी कि जब भी हम बजट प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कोऑर्डिनेशन बेस पे करेंगे, लोगों से क्या करेंगे, डिसीजन वगैरह लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लान करेंगे। कंट्रोल टूल्स होना चाहिए, जैसे कि ऑडिट्स वगैरह होना चाहिए कि प्रॉपर बजटिंग का जो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने वेस्टेज वगैरह, तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल टूल भी होने चाहिए, जैसे कि ऑडिट कंडक्ट होता है।
कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, ये कि नहीं कि आपने एक बजट बना दिया 4 मंथ का 3 मंथ का तो उसके लिए फिर स्टॉप हो गया, नहीं। तो आपको क्या करना है, 3 मंथ के बाद फिर अगला जो प्लान होगा उसको करना रहेगा। तो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, क्वांटिटेटिव होता है और गोल बेस्ड होता है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक हैं बजटिंग के जो कि आपको मेंशन करने रहेंगे। आगे बढ़े, जो इसका आगे का टॉपिक दिया है वो होता है पर्पज। तो बजट को हम क्यों प्लान करते हैं, बेसिकली इसका पर्पज क्या है, इंश्योर एडुकेट सप्लाई। तो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है कि जो वार्ड में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो। कंट्रोल करता है एक्सपेंसेस को, ठीक है। एलोकेट करता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होता है प्रॉपर्ली एलोकेट हो। इम्प्रूव करती है सर्विस को। स्टाफ प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये कुछ पर्पस थे जो कि आपको बजटिंग में मेंशन करने रहेंगे। आगे बढ़े तो जिसमें आगे का टॉपिक दिया गया है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग के क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जब भी हम बजटिंग करेंगे तो किसी जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारा गोल होगा उसके बेस पे होना चाहिए। रियलिस्टिक होनी चाहिए, ये नहीं कि आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, ठीक है, ड्रीमिंग वगैरह, उससे नहीं। रियल बेस पे होना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है तो उसके हिसाब से होना चाहिए। प्री एनालिसिस, जो भी हमारे पास मटेरियल वगैरह की ज़रूरत होगी उसको पहले से हम एनालिसिस कर लेंगे कि उस मटेरियल के लिए कितनी फंडिंग वगैरह के लिए ज़रूरत होगी। रेगुलेशन एवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ पे रेगुलेशन और एवोल्यूशन होना चाहिए। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, उसको प्लान में देख कर ही हमें बजट करना रहता है। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हाँ, जब भी बजटिंग प्लान करते हैं तो कम से कम 2 या 3 जो मेंबर होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी रहता है ताकि जो एक बजटिंग का प्लान हो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, बजट यानी कि आप कहीं बजट से ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं बजट से भी कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब बजट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम फ्यूचर प्लान बजटिंग भी करते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हाँ, ये भी बात है कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर एक चीज़ का डाटा कहाँ पे कितना बजट लगा कितना नहीं लगा, अवॉइड करना है वेस्टेड। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे जो कि बजटिंग में देखने को आपको मिलेंगे। तो बात करें टाइप्स ऑफ बजट की, रेवेन्यू बजट हो सकता है जो कि शो करता है इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ये क्या होता है, एग्जांपल ले समझ सकते हैं, जैसे कि ओपीडी की फीस है गई, लैब का फीस हो गया, फार्मेसी प्रॉफिट हो गया, या फिर प्राइवेट रूम जो चार्ज वगैरह होते हैं, तो ये रेवेन्यू बजट में आते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है, शो करता है एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ स्टाफ हो गया, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बजट होता है। कैपिटल बजट क्या होता है, बेसिकली कैपिटल बजट होता है फॉर बिग या फिर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है मोर देन 1 ईयर तक, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजट। बेसिकली इसमें जैसे कि हमारा वेंटिलेटर हो गया, ठीक है, कोई प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, और फिर उसके बाद स्किल लैब हो गया, फिर ओटी वगैरह के इक्विपमेंट हो गए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, तो होता है हमारा कैपिटल बजट, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग बजट क्या होता है, ऑपरेटिंग बजट यानी कि जो डेली रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग बजट, जैसे कि ग्लव्स वगैरह हो गया, सिरिंज हो गया, लिनन वगैरह हो गया, तो ये सब हमारे आते हैं ऑपरेटिंग बजट के अंतर्गत। मैन पावर या फिर स्टाफिंग बजट की बात करें तो मनी फॉर स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफ की सैलरी हो गई, ट्रेनिंग हो गई, या फिर कोई हायरिंग स्टाफ वगैरह हो गया, तो ये सब आते हैं हमारे स्टाफिंग बजट या फिर मैन पावर बजट में। आगे बढ़े, जो इसमें टाइप दिया गया है वो होता है हमारा कैश बजट। तो कैश बजट क्या होता है, कैश बजट आपका होता है, शो करता है कैश अवेलेबिलिटी फॉर अ डेली एक्सपेंसेस। तो डेली एक्सपेंसेस के लिए कितने हमारे पास कैश अवेलेबल है, वो होता है हमारा कैश बजट। जैसे कि बाई अर्जेंट इक्विपमेंट, ड्रग वगैरह हो गया, तो हमारे उस किसके अंतर्गत आते हैं, कैश बजट के अंतर्गत। जीरो बेस्ड बजट का मतलब होता है एवरी आइटम मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, वाई डू वी नीड 500 ग्लव्स एंड दिस मंथ, या हमें मतलब बता देना चाहिए कि जो किस लिए हमें 500 ग्लव्स चाहिए। अगर मान लो हमारे पास पेशेंट इतनी रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, 500 ग्लव लेंगे, और फिर अगले मंथ के लिए हमें क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, इस मंथ में कितनी ग्लव्स की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा हो गया जीरो बजट्स। आगे बढ़े, परफॉर्मेंस बजट यानी कि मनी गिवन बेस्ड ऑन द रिजल्ट अचीवमेंट, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल समझे तो एक इम्यूनाइजेशन रेट इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, मोर फंड फॉर द मैटरनल चाइल्ड एंड नर्स के लेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह प्लान कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो बजट होता है वो हमारा होता है परफॉर्मेंस बजट। आगे बढ़े,
तो हम बात करें इसमें स्टेप या फिर प्रोसेस ऑफ बजटिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजटिंग के क्या स्टेप होते हैं और स्टॉपेज होते हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई नीड, ठीक है। जो भी हमारे पास नीड होगी, जैसे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि मान लीजिए हमें 4 स्टाफ की ज़रूरत है, तो ये हमारा एक नीड हो गया। फिर हम करेंगे सेट ऑब्जेक्टिव, हम करेंगे टू रिड्यूस शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। एस्टिमेट करेंगे इनकम, टोटल मनी या फिर अवेलेबल जो है हमारे पास कितने अवेलेबल है, तो उसमें एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, यानी कि कैलकुलेट करेंगे कोई भी अपकमिंग एक्सपेंसेस वगैरह के रिगार्डिंग, हम उसको पहले से देख लेंगे। फिर प्रिपेयर करेंगे बजट, मेक अ रिटर्न प्लान करेंगे। फिर जो हमारे पास हायर अथॉरिटी होगी वहाँ पे वो बजट प्लान को भेजेंगे और अप्रूवल लेंगे, ठीक है। तो सबमिटेड टू मैनेजर, तो वो क्या करेगा, अप्रूवल करेगा। फिर लास्ट में हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, यूज मनी अकॉर्डिंग टू नीड, और फिर हम करेंगे उस एवोल्यूशन, कंपेयर टू बजट एंड वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये हमारे कुछ स्टेप हो गए जो कि आपको बजट या फिर क्लास प्रोसेस ऑफ द बजटिंग में लिखना रहेगा। अब एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे हम समझते हैं। तो बेसिकली मंथली लेबर रूम का एक बजट बनाते हैं। तो हमारे पास एक ग्लव्स, ठीक है, कितने हो गए, 100 ग्लव्स चाहिए, तो 2 रुपये के एक ग्लव्स पड़ रहे हैं, तो हमारे हो गए कितने, 2000 के। आईवी सेट चाहिए जो कि हमारे 100 मतलब चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 50। अब एक एग्जांपल से समझें, तो यहाँ पे आप मंथली लेबर रूम का एक बजट प्लान करते हैं हम। तो अगर वहाँ पे क्या होती है, ग्लव्स की नीड होगी, 1000 नीड होगा, तो 2 रुपये का एक ग्लव्स पड़ रहा है, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए, 2000 रुपये हो गए। आईवी सेट की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे 100 आईवी सेट और कितने हुए, 50 रुपये के, तो यानी ये हमारा 5000 का हो गया। सिरिंज की बात करें तो 300 सिरिंज 5 रुपये का पड़ रहा है, तो 1500 का हो गया। लिनेन वगैरह का हो गया मान लीजिए 1200 रुपये, ठीक है। जो क्लीनिंग आइटम हो गए वो 2000 रुपये के हो गए। तो टोटल बजट प्लान हमारा कितने का बन गया, ये हमारा मंथली 11,700 रुपये। तो एक मंथली लेवल रूम का हमारा बजट बन रहा है, ठीक है। तो आप एक ऐसे एग्जांपल भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो इसमें एडवांटेज क्या हो सकते हैं बजटिंग के, वो हम देखते हैं। तो एडवांटेज ऑफ बजटिंग, इंश्योर करेगा इनफ सप्लाई, ठीक है, कहीं ना कहीं इंश्योर करता है। दूसरी बात करें तो इम्प्रूव करेगा पेशेंट केयर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। थर्ड है प्रिवेंट वेस्टेज, हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, प्रमोट करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और हेल्प इन मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग एंड सपोर्ट करेगा फ्यूचर ओपनिंग। तो ये कुछ बेसिकली एडवांटेज हैं आपको जहाँ पे मेंशन करना रहेगा। इंश्योर इनफ सप्लाई, यानी कि हमारी तरफ प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो, ठीक है, इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। प्रिवेंट करेगा, जो वेस्टेज वगैरह होगा उसको प्रिवेंट करता है। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी बनी हो जब हम प्रॉपर तरीके से अगर बजटिंग वगैरह करते हैं। तो मॉनिटर करता है और कंट्रोलिंग करता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनके, और फ्यूचर प्लानिंग में भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये आपके एडवांटेज हो गए, आप लिख सकते हैं वहाँ पे। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, रिक्वायर्ड ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत होती है, और सम टाइम अनरियलिस्टिक होता है, स्टाफ में भी फील रिस्ट्रिक्टेड। तो ये कुछ लिमिटेशन वगैरह हो सकते हैं कि बहुत सारा टाइम लगता है, उसमें प्रोसेस वगैरह करनी रहती है, अब हमें अप्रूवल चाहिए होता है। ट्रेन स्टाफ की अगर प्रॉपर तरीके से जो स्टाफ प्लानिंग कर रहा है और नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं वो फेल्ड हो जाता है, जो सर्विसेज आउटकम होनी चाहिए। और सम टाइम अनरियलिस्टिक लगता है, और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड जो स्टाफ होते हैं फील करते हैं कि हमें इतने ही मनी में क्या करता है, अपना काम करना है। अब बढ़े अगले टॉपिक की तरफ जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, वो है बजट प्रपोजल। तो बेसिकली बजट प्रपोजल क्या होता है, बजट प्रपोजल इज अ रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है डेट सजेस्ट करता है द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर द अपकमिंग पीरियड। तो कहीं ना कहीं एक रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह की ज़रूरत है, कितने आउटकम मतलब कि मनी वगैरह की नीड होगी और उसका क्या आउटकम होगा, ठीक है, अपकमिंग पीरियड में। तो ये हमारा होता है बजट प्रपोजल। इट इज़ अ प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस कमेटी फॉर द अप्रूवल, ठीक है। तो ये सब प्लान करते हैं, ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, फाइनेंस कमेटी होते हैं, वो प्लान करते हैं फॉर अप्रूवल के लिए। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसका। A budget proposal is a detailed document that outline the planned expenses and justification and expected result for a project, department and financial period। तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया, आप इसको याद रख कर लीजिएगा, ठीक है, मेंशन वहाँ पे कर दीजिएगा।
आगे बढ़े तो इसमें आप पर्पज़ बता सकते हैं, बजट के पर्पज़ क्या हो सकता है जो बजट प्रपोजल होता है, ठीक है। टू रिक्वेस्ट फंड, ठीक है, फंड के रिक्वेस्ट के लिए हम करते हैं। टू प्लान करने के लिए अपकमिंग जो एक्टिविटी वगैरह होती है। टू जस्टिफाई रिसोर्स नीडेड, कितनी हमें ज़रूरत होती है उसके लिए भी ये है कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, हाँ इतने रुपए की हमें यहाँ पे ज़रूरत है और ये यहाँ पे यूज होंगे। उसके बाद टू प्रिवेंट करेगा वेस्ट या फिर शॉर्टेज। टू सप्लाई न्यू प्रोग्राम एंड अपग्रेड। टू हेल्प करेगा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। तो ये कुछ बेसिकली पर्पज है जो कि बजटिंग प्लान में या फिर प्रपोजल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें प्रोसेस ऑफ बजट प्रपोजल, तो क्या एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं इसका। तो सबसे पहला वही हम यहाँ तो जो पढ़ के आए हुए हैं आगे जो भी बजट प्लानिंग में, तो यहाँ पर भी वही है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नीड का या फिर प्रॉब्लम का, जैसे कि इक्विपमेंट या फिर स्टाफ। फिर सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट कि हमारे पास प्रेजेंट रिसोर्सेज कितना है, वर्कलोड कितना है, ठीक है। सेटिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा क्लियर और मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। एस्टिमेटिंग करेंगे रिसोर्स एंड कॉस्ट कैलकुलेशन, मतलब कि कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, जो कॉस्ट होगा उसका क्या होगा। प्रिपेयर करेंगे ड्राफ्ट प्रपोजल, जैसे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, टाइटल, इंट्रोडक्शन, नीड, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आइटम यूज, बजट, जस्टिफिकेशन, टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे एक ड्राफ्ट प्रपोजल के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे रिसीविंग प्रपोजल करेंगे, ठीक है। रिसीविंग द प्रपोजल यानी कि चेक करेंगे उसकी एक्यूरेसी कितनी है। फिर हम फिर उसका सबमिशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंशियल कम्युनिटी को। फिर जो डिस्कशन होगा वहाँ पे नेगोशिएशन होगा और मॉडिफिकेशन होगा कि मान लीजिए ऊपर नीचे हमें मान लीजिए हमने बजट प्लान किया 1 लाख रुपए का, नहीं जो स्टम फाइनेंशियल कमेटी कह रहा है नहीं 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो इसको कम करो, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहाँ पे सबमिशन वगैरह होता है, निगोशिएशन वगैरह होता है कि नहीं तो कम करो ये ज़्यादा है, तो ये बार्गेनिंग वगैरह कह सकते हैं। तो चलो मान लो 95% हो गया, 90% पे हो जाता है, तो ये सब नेगोशिएशन हो गया। फिर हमारा अप्रूवल हो गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा बजट वगैरह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मॉनिटर एवोल्यूशन करेंगे। तो ये कुछ स्टेप थे जो कि आपको बजट प्रपोजल में लिखने रहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन नीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं, फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स एंड कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रपोजल, और फिर उसके बाद रिव्यूइंग द प्रपोजल, फिर सबमिशन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल जो कमेटी होगी, डिस्कशन एंड नेगोशिएशन एंड मॉडिफिकेशन लास्ट में हमारा होता है, और अप्रूवल मिलके फिर इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमारे बजट प्लान है, फिर उसकी मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन जो आउटकम वगैरह होता है प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं उसके लिए हम एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इसके एडवांटेज की, तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं। एडवांटेज ऑफ बजटिंग, क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है, वही हेल्प करेगा रिसोर्स के एलोकेशन में, इंकरेज करेगा अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस, हेल्प करेगा रिड्यूस वेस्ट और प्रोवाइड करेगा जस्टिफिकेशन ऑफ फंड। तो आप ये एडवांटेज वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, वही टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वेस्ट एक्यूरेट डाटा, रिक्वायर्ड एक्यूरेट डाटा, अप्रूवल डिले मे बी अफेक्टेड वर्क और रिक्वायर्ड स्किल पर्सन। तो ये कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हो सकते हैं बजट प्रपोजल के। अब बात करें जो अगला हमारा टॉपिक दिया गया है इसमें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग टूल्स होता है यूज्ड इन अ हॉस्पिटल टू कंपेयर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम इक्विपमेंट एंड टोटल बेनिफिट दैट हॉस्पिटल रिसीव, ठीक है, पेशेंट। तो कहीं ना कहीं पेशेंट जो हो रहा है उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोग्राम के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंतर्गत आता है। जो भी हम कॉस्ट को क्या करते हैं यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। इट हेल्प करता है मैनेजमेंट डिसाइड वेदर स्पेंडिंग मनी ऑन सम टाइम इज वर्थ इट्स या फिर नॉट। तो कहीं ना कहीं वो डिफाइन करता है कि ये जो मनी हम यूज कर रहे हैं उसका कोई यूजफुल या फिर आउटकम बेटर है या नहीं। तो कॉस्ट बेनिफिट इसका डेफिनेशन देख ले रहे हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन एंड कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन इन मॉनिटरिंग टर्म्स। तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो मॉनिटरी टर्म होता है यानी कि जो भी हम जैसे कि हम बजट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, एक हम बजट का प्लान कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो मान लीजिए ये हमने प्रोग्राम के, तो उसमें हम देखेंगे जो हमने फंड या फिर जो बजट बनाया है, ठीक है, तो वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए हमने
फंड तो दे दिया, रिलीज कर दिया, लेकिन जो उसका आउटकम होना चाहिए वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमारा वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है। ये आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए, इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। इफ़ बेनिफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉस्ट से, तो प्रोजेक्ट कैसा होगा, अप्रूव हो जाएगा। और यदि कॉस्ट ज़्यादा होगा, बेनिफिट कम होगा, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए। पर्पज क्या हो सकते हैं इसके, टू चेक इफ़ अ प्रोजेक्ट इज अ फाइनेंशियल जस्टिफाइड, में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। टू चूज़ द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, तो इसी में भी हेल्प करता है। टू रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंडिंग एंड टू प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम प्रायोरिटाइज वगैरह में हेल्प करता है। टू हेल्प इन अ बजटिंग एंड प्लानिंग एंड टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो बेसिकली ये कुछ पर्पज़ थे जो कि आपको मेंशन करने रहेंगे CBA में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। आगे बढ़ें, प्रोसेस क्या हो सकता है इसका। सबसे पहला प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमारा प्रपोजल होगा, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह का, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल कॉस्ट, ठीक है, जो भी इन्वॉल्व वगैरह होगा। आइडेंटिफाई ऑल बेनिफिट क्या होगा, फिर कंपेयर करेंगे कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। जैसे कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हम बोलते हैं टोटल बेनिफिट अपॉन टोटल कॉस्ट। तो लास्ट में हमारा डिसाइड और एवेल्युएट होगा। एग्जांपल से समझते हैं कि एक टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो गया, 6,000 होगा, 60,000 हो गया, यानी कि 60,000 रुपये हो गया, और टोटल बेनिफिट होगा हमारा 20,000। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होगा, 0.3%, जो कि क्या होगा, नॉट बेनिफिशियरी, यानी कि जो बेनिफिट होगा वो कितना होगा, लेस देन होगा कॉस्ट, यानी कोई कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है लेकिन बेनिफिट क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है। प्रोजेक्ट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़े तो इसमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंसीडर इन CBA। तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट, और थर्ड है हमारा हिडन कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू ECG मशीन या फिर स्टाफ, तो ये हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉस्ट होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह हो गया, टाइम वेस्ट बाई नर्स ड्यू टू ओल्ड इक्विपमेंट, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंडिकेट करता है। और हिडन या फिर इनटेंजिबल कॉस्ट जो होता है वो हमारा होता है जैसे कि स्ट्रेस ऑफ नर्सिंग स्टाफ, पेशेंट डिससेटिस्फैक्शन, तो नो इजी टू कैलकुलेट बट इम्पॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा हिडन फॉर्म में होता है, जो कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। ठीक है, तो हमारा होता है हिडन कॉस्ट। अब देखो, इसमें जो स्ट्रेस से मतलब ये है कि अगर जो नर्सिंग स्टाफ होगा स्ट्रेस में, तो प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम होगा, ठीक है, सर्विस होगा, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो वो ये हिडन कॉस्ट में भी उसको कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ें तो टाइप्स ऑफ बेनिफिट इन CBA। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट हो गया, इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया, या इंडिविजुअल बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट जो कि इंक्रीज करेगा रेवेन्यूज और डिक्रीज करेगा हमारा एक्सपेंसेस को। इनडायरेक्ट में क्या होगा, पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा नर्स के सेटिस्फेक्शन को। और जो हमारा इंडिविजुअल बेनिफिट होगा, बेटर हॉस्पिटल रेपुटेशन में हेल्प करता है। तो ये टाइप्स हो गया बेनिफिट वगैरह, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है इसमें। आप एक एग्जांपल से समझे इसमें। देखिए, शुड द हॉस्पिटल बाई एन ऑटोमेटिक बेड साइड ऑफ CBA वाइटल साइन मॉनिटर। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कॉस्ट हमारे पास कितना था। मॉनिटर प्राइस का था हमारा लगभग 1,20,000। ट्रेनिंग के लिए हमें चाहिए 10,000, मेंटेनेंस के लिए चाहिए हमें 5,000। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,00,000, मतलब कि 35,000 रुपये ये हमारा हो गया। अब बेनिफिट की बात करें, सेव नर्स टाइम 10 मिनट पर पेशेंट, तो यानी कि 20 पेशेंट हो गया पर डे। उसके बाद इक्विपमेंट हमारा क्या हो गया, सैलरी वैल्यू सेव्ड होगा हमारा, यानी कि 60,000 रुपये पर। डिक्रीज हुआ डॉक्यूमेंटेशन एरर, यानी कि सेव हुआ हमारा 25,000 रुपये पर एरर। इम्प्रूव हुआ मॉनिटरिंग और डिक्रीज हुआ यानी कंप्लाइंस, तो करिए 40,000 रुपये पर। तो टोटल बेनिफिट क्या हुआ, 1,25,000 रुपये पर साल। अब बात करें हम यहाँ पे कि हमारा डिसीजन क्या होगा। इफ़ बजटिंग इज फॉर 1 ईयर, तो कि कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है बेनिफिट से,
तो नॉट अप्रूवल। और बजट क्या होगा 2 साल के लिए, तो कॉस्ट हमारा क्या होगा, यानी कि जो बेनिफिट होगा हमारा ज़्यादा होगा कॉस्ट से, तो जो प्रपोजल होगा वो हमारा अप्रूव हो जाएगा। अब बात करें अगर इसके एडवांटेज की, तो सीबीए के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, एक सेलेक्टेड बेस्ट और अल्टरनेटिव जो होता है सोर्सेस को कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट होता है, वे होता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद सेव करता है मनी फॉर हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन, इंश्योर करेगा इफेक्टिव रिसोर्सेज यूज का प्रॉपर तरीके से, वो रिड्यूस करेगा अननेसेसरी परपेज। उसके बाद हम बात करें इम्प्रूव करेगा डिसीजन मेकिंग में और प्रोवाइड करेगा एविडेंस फॉर प्रपोजल। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो सीबीए के आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प पहला तो था हेल्प बेस्ट, जो अल्टरनेटिव वगैरह मेथड वगैरह उसके लिए हो सकता है, मनी के लिए सेव कर सकता है। इंश्योर जो होगा इफेक्टिव रिसोर्सेज वगैरह हो गया, रिड्यूस अननेसेसरी पर जो परचेज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग और एविडेंस बेस्ड जो होता है हमारा प्रपोजल, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। बात करें अगर इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, सेम आप लगभग सिमिलर मिलेंगे इसमें भी, जैसे टाइम कंज्यूमिंग हो गया, डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट ऑल बेनिफिट इनटू मनी। ठीक है, उसके बाद हमारा हिडन बेनिफिट मे नॉट बी कैलकुलेट, सही बात है, जो हिडन बेनिफिट होगा वो तो नहीं कैलकुलेट हो रहा है। ओवर फोकस ऑन द मनी मे बी इग्नोरेंस पेशेंट केयर क्वालिटी, ठीक है, और रिक्वायर फाइनेंशियल नॉलेज। तो ये बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हो सकते हैं सीबीए के जो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको भी मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पे। आगे बढ़े, जो इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है प्लानिंग फॉर इमरजेंसी एंड डिजास्टर। तो बेसिकली ये हमारा अगला टॉपिक है, इसमें सिलेबस में दिया गया है। तो ये क्या होता है, इमरजेंसी एंड डिजास्टर जैसे कि नेचुरल या फिर मैनमेड वगैरह हुआ, कैन बी ओवरवेलम रूटीन हेल्थ सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं ये अफेक्टेड करता है जो हमारी प्लानिंग वगैरह होती है, बजटिंग वगैरह को भी, तो कहीं ना कहीं ये रूटीनली हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी हमें क्या करता है, प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, हॉस्पिटल रहता है, पहले से ही प्लान करके रहता है। तो प्रिपेयर द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग टीम सो दे कैन बी प्रिवेंट वेयर पॉसिबल, रेस्पॉन्ड क्विकली एंड सेव लाइफ एंड रीस्टोर सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों में हेल्प करता है। आगे बढ़े तो एक इमरजेंसी मतलब समझे, इमरजेंसी यानी कि कोई भी इवेंट डेट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट लाइफ प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। तो ये हमारा होता है हमारा इमरजेंसी, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, वार्ड फायर वगैरह हो गया। तो उस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को प्लान करेंगे, तो और सारी चीज़ें होती है प्लानिंग। डिजास्टर क्या होता है, अ सीरियस डिसरप्शन कॉजिंग वाइड स्प्रेडिंग डैमेज एंड कैजुअलिटी एक्सीडिंग लोकल कैपेसिटी। तो ये सब डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक हो गया, मास कैजुअलिटी हो गया, पेंडेमिक हो गया, ये सारे डिजास्टर हैं। तो उस समय आप कैसे खुद को प्रिपेयर करेंगे। डिजास्टर प्लान या फिर इमरजेंसी प्लान की बात करें तो रिटन अप्रूवल प्रोसीजर डेट स्पाई रूल्स रिसोर्सेज कम्युनिकेशन एंड एक्शन बिफोर अलार्मिंग एंड आफ्टर एन इवेंट। तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो डूरिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, बिफोर डूरिंग एंड आफ्टर एन इवेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर हो रहा है, ये डूरिंग लिखा हुआ है, डूरिंग एंड आफ्टर इवेंट। तो बेसिकली उस समय हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें होती है हमारे डिजास्टर प्लान और इमरजेंसी प्लान के अंतर्गत। आगे बढ़े इसमें, तो टाइप्स ऑफ इवेंट क्या क्या से उनसे इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल में बात करें तो हमारा अर्थक्वेक वगैरह हो गया, फ्लड हो गया, फिर लैंडस्लाइड हो गए। टेक्निकल में जैसे फायर हो गया या फिर कोई स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया, पावर आउटेज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ह्यूमन कॉज में जैसे कि मैच कैजुअलिटी हो गया, टेररिज्म हो गया, या फिर केमिकल स्पिल हो गया। पब्लिक हेल्थ में जैसे एपिडेमिक हो गया, पेंडेमिक, या फिर कोई मास पॉइजनिंग वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें इवेंट में देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में कैसे प्लानिंग किया जाएगा। 4 फेज होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, या फिर हम उसको साइकिल भी बोल सकते हैं। तो पहला आता है हमारा मिटिगेशन या फिर प्रिवेंशन बोल सकते हैं इसको। रिड्यूस करेगा जो रिस्क, जैसे कि फायर अलार्म वगैरह हम लगाएंगे, स्टाफ को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको पहले से प्रिपेयर किया जाए किसी भी क्राइसिस वगैरह फिर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर जैसे कि प्लान करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, स्टॉक पाइल्स वगैरह जो होगा वो रखें, या ड्रिल वगैरह भी हम कराएंगे पहले से उस चीज़ों के लिए। फिर हमारा रेस्पॉन्स
एक्टिवेशन ऑफ प्लान, ट्राइएज या फिर ट्रीटमेंट आएगा, फिर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन आएगा। तो ये 4 फेज होते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं। रिस्टोर सर्विसेज, काउंसलिंग, रिपोर्ट एंड रिवाइज प्लान। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 4 स्टेज जो डिजास्टर मैनेजमेंट के होते हैं। अब बात करें हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान की, तो एक कोर कंपोनेंट होता है किसी भी प्लानिंग वगैरह का, इमरजेंसी प्लानिंग वगैरह में। तो हम रिस्क असेसमेंट करते हैं या फिर हजार्ड का जो भी वल्नरेबिलिटी होती है उसको एनालिसिस करते हैं, इंसिडेंट देखते हैं, कमांड स्ट्रक्चर वगैरह का हॉस्पिटल का। ठीक है, यही पे है हमारा हॉस्पिटल जो इंसिडेंट कमांड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वगैरह भी हम फॉर्म करते हैं कोई भी जैसे एक्टिवेशन करने के लिए। एक्टिवेशन क्राइटेरिया एंड एस्केलेशन जो भी लेवल वगैरह होता है वो हम चेक करते हैं। कम्युनिकेशन प्लान करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडीज वगैरह भी वहाँ पे रहती है। वहाँ पे सर्ज कैपेसिटी एंड बेड मैनेजमेंट को हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। मान लो हमारे पास कोई हाइपर मतलब कि कोई कंडीशन आ गया, जैसे ज़्यादा क्राइसिस वगैरह देख या लार्ज अमाउंट में मास कैजुअलिटी वगैरह आ गई, तो उसके लिए कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे वो सारी चीज़ें रहती है। ट्राइएज प्रोटोकॉल वगैरह और फ्लो वगैरह को कैसे फॉलो किया जाता है वो सभी चीज़ें प्लान की जाती है। स्टाफिंग और जो भी हमारा रोस्टरिंग वगैरह होता है वो सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। उसके बाद सप्लाई एंड जो लॉजिस्टिक वगैरह होता है, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, पीपीई हो गया, फिर स्टॉक किल वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहनी चाहिए। और उसके बाद एवोल्यूशन एंड द शेल्टरिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल जैसे पुलिस, क्राउड कंट्रोल वगैरह की सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है। मेंटल हेल्थ एंड फैमिली सपोर्ट पे भी वहाँ पे ध्यान देते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे रहता है, रिकॉर्ड कीपिंग, उनका डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें उसमें करते हैं। आगे देखें इसमें ट्रेनिंग, ड्रिल एंड एवोल्यूशन। तो ये कुछ कंपोनेंट थे बेसिकली जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर कोई जो डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ों में हम ये ध्यान रखते हैं इनमें। आगे बढ़े तो इसमें हमारा नर्सिंग डिजास्टर कमेटी आती है, उसके रोल्स पूछा जाता है कि क्या रोल हो सकते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो कि डेवलप एंड रिसीव करती है प्लान, नर्सिंग रिप्रेजेंटेशन एंड इसेंशियल होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हम बात करें इसके की रोल की कि क्या रोल हो सकते हैं। सबसे पहला रोल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिर चीफ नर्सिंग ऑफिसर की तरह आप काम करते हैं किसी भी चीज़ वगैरह को प्लान करने के लिए कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कैसे होगी। वार्ड यूनिट मैनेजर होते हैं, ठीक है। ट्राइएज नर्स की तरह काम करते हैं। रिससिटेशन टीम नर्स होती है। साइकोलॉजिकल नर्स होती है जो कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है। डॉक्यूमेंटेशन रोल प्ले करती है नर्सेज, जो भी वहाँ पे डिजास्टर वगैरह होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सप्लाई एंड इक्विपमेंट नर्स, तो ये सब नर्स के रोल होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, तो क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। ऑल हैजार्डस अप्रोच, यानी कि जो भी हैजार्डस अप्रोच होंगे उनको कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है कि उनको कैसे मैनेज किया जाए। प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में। रिकवरी पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब भी हम चीज़ों को, डिजास्टर वगैरह को मैनेज कर रहे हैं या फिर इमरजेंसी कंडीशन को। इंसिडेंट्स कमांड सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट कमांड, जैसे मान लीजिए एक क्राइसिस वगैरह हो रहा है या फिर कोई भी मास कैजुअलिटी वगैरह हो, तो वहाँ पे जो कमांड ऑफ सिस्टम होता है वो रेडी होना चाहिए, जो टीम वगैरह होना चाहिए वो रेडी होना चाहिए उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए करेंगे। ट्राइएज प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे और प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन वगैरह को फॉलो करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल थे जो कि इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े तो प्लानिंग अ हॉस्पिटल, अगला हमारा टॉपिक है कि आप एक हॉस्पिटल का कैसे प्लान करेंगे। तो बेसिकली इज अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए हॉस्पिटल स्ट्रक्चर, सर्विसेज, स्टाफ एंड रिसोर्स टू प्रोवाइड सेफ, एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। तो बेसिकली अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक नया हॉस्पिटल खोलना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप प्लान करेंगे, उन सारी चीज़ों पे हम बोलते हैं प्लानिंग ऑफ ए हॉस्पिटल। तो ये आपका बन सकता है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जाएगा, किसी इंस्टीट्यूशन को आप प्लान करो या फिर कोई हॉस्पिटल के वार्ड को प्लान करो, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं इसके, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। इंश्योर करता है सेफ्टी एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, एफिशिएंट यूज
मैन पावर एंड मटेरियल, रिड्यूस करता है कॉस्ट एंड प्रिवेंट करता है वेस्टेज को, और प्लान फ्यूचर एक्सपेंसेस, प्रोवाइड इमरजेंसी डिजास्टर सर्विसेज, और मेंटेन करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। तो बेसिकली ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हॉस्पिटल प्लानिंग या फिर कोई यूनिट वगैरह प्लान करते हैं, उन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़े तो स्टेप क्या होगा इसका, स्टेप इन हॉस्पिटल प्लानिंग। तो जब भी आप हॉस्पिटल प्लानिंग या फिर कोई भी यूनिट वगैरह भी प्लान कर रहे हैं, तो आप इसको क्या इससे स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सेस कम्युनिटी, जो हमारी नीड होगी क्या है, उस नीड, सबसे पहले तो हमारे पास नीड या प्रॉब्लम जो वगैरह होती है उसके नीड क्यों है। फिर हम डिसाइड करेंगे टाइप साइज ऑफ हॉस्पिटल वगैरह देखेंगे, चूज करेंगे सुटेबल लोकेशन कहाँ है, फिर प्लानिंग करेंगे हॉस्पिटल का लेआउट, फिर डिपार्टमेंट प्लानिंग होगी, फिर स्टाफिंग प्लानिंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्लानिंग करेंगे इक्विपमेंट वगैरह के, इक्विपमेंट की सप्लाई का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग या बजटिंग आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी या पोजिशन। उसके बाद हमारा इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस प्लानिंग, और मॉनिटरिंग एवल्यूशन। तो ये कुछ प्लानिंग के स्टेप हैं जो कि आपको लिखने रहेंगे हॉस्पिटल प्लानिंग के दौरान। यहाँ से स्टार्टिंग से देख लीजिए। सबसे पहले असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट कौन, जो कम्युनिटी नीड वगैरह होगी या नीड को हम असेस करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे किस टाइप का हमें हॉस्पिटल खोलना है, उसका साइज़ क्या होगा। ठीक है, चूज करेंगे कहाँ पे खोलना है, लोकेशन भी प्रॉपर तरीके से देखेंगे, प्लान करेंगे हॉस्पिटल का लेआउट, एक हम ब्लूप्रिंट प्लान करेंगे। डिपार्टमेंट प्लानिंग करेंगे कि उस हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए। स्टाफिंग प्लान करेंगे कितने स्टाफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हॉस्पिटल को रन कराने के लिए। फिर हम इक्विपमेंट वगैरह देखेंगे कि किन से इक्विपमेंट या फिर सप्लाई की ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि हॉस्पिटल खोलने के लिए ये सब चीज़ों के लिए कितनी चीज़ फाइनेंशियल बजट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक हम पॉलिसी या प्रोसीजर वगैरह बनाएंगे। इमरजेंसी या डिजास्टर प्लानिंग करेंगे, कोई इमरजेंसी क्राइसिस वगैरह हो गया, डिजास्टर हो गया, उसको कैसे मैनेज करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस प्लानिंग, और लास्ट में हमारा मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन आएगा। तो ये कुछ स्टेप हैं जो कि आपको मेंशन करने रहेंगे। आगे बढ़े तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें, बेड प्लानिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट प्लानिंग वही हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, सेफ्टी प्लानिंग हो सकता है, स्टाफिंग हो सकता है, बजटिंग हो सकता है, और वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, और नहीं भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो आप स्टेप याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एग्जांपल से समझे तो हम प्लानिंग 100 बेड जनरल हॉस्पिटल, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसमें 20 बेड मेडिकल वार्ड चाहिए। ठीक है, 20 बेड सर्जिकल वार्ड चाहिए, 10 बेड चाहिए हमारी मैटरनिटी वार्ड, 10 बेड चाहिए पीडियाट्रिक वार्ड, 10 बेड चाहिए आईसीयू, और 8 बेड चाहिए इमरजेंसी के लिए। तो हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए भी चाहिए। ठीक है, फार्मेसी चाहिए, सीएसटी चाहिए, ओटी कॉम्प्लेक्स विद 2 ओटी चाहिए, और उसके बाद हमारा किचन, लॉन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ये सारी चीज़ें कहीं कहीं ना कहीं उसमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, उसके बाद हम बात करें अगला टॉपिक की तरफ, तो प्लानिंग या पेशेंट केयर यूनिट। तो या वार्ड वगैरह को कैसे प्लान करेंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो प्लानिंग अ पेशेंट केयर यूनिट मीन्स डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वार्ड इन सच वे दैट पेशेंट रिसीव क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, इस वे में होना चाहिए। नर्स कैन बी वर्क एफिशिएंटली, इन्फेक्शन इज ए कंट्रोल्ड, resources are used properly, and movement of patient and staff is smoothly। तो कहीं न कहीं इन सब बातों को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे किसी भी पेशेंट केयर यूनिट का। ठीक है, या वार्ड का या यूनिट का प्लान करेंगे। A patient care unit या ward is the heart of hospital where patient stay for treatment. Proper planning ensure comfort, safety, स्मूथ वर्क फ्लो एंड एफिशिएंट नर्सिंग केयर। तो कहीं न कहीं सही बात कर रहा है कि जो पेशेंट केयर यूनिट होता है एक हर्ट होता है। अगर हमारे पास पेशेंट ही नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा है। तो कहीं न कहीं अगर हम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके जो उनका कंफर्ट वगैरह को ध्यान में रख के, सेफ्टी को ध्यान में रख के, तभी तो जाके वहाँ पे क्या होगा, स्मूथ वर्क फ्लो होगा, और जो एफिशिएंट नर्सिंग केयर वहाँ पे प्रोवाइड होगी या फिर डिलीवर की जाएगी। क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, टू इंश्योर करेगा एफिशिएंट नर्सिंग केयर प्रॉपर तरीके से हो रहा हो, फैसिलिटेट करेगा स्मूथ पेशेंट मूवमेंट। ठीक है, जो भी पेशेंट का जो कंडीशन हो, यानी कि पेशेंट क्या हो रहा है फील्डली वहाँ पे फील करे, इन्वायरमेंट जो उसका अच्छा हो।
मेंटेन करेंगे प्राइवेसी और उसकी डिग्निटी को, इंक्रीज करेंगे स्टाफ एफिशिएंसी, प्रिवेंट करेंगे क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह को, इंश्योर करेंगे एडिक्वेट स्पेस फॉर ऑल एक्टिविटीज़, मेंटेन करेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रोवाइड करेंगे इजी एक्सेस टू इमरजेंसी इक्विपमेंट और अलाउ करेंगे फ्यूचर मॉडिफिकेशन इफ़ नीडेड। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो प्लानिंग होता है एक इफ़ेक्टिव वे में होता है। आगे बढ़े तो आप इसमें और क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट या फिर एलिमेंट लिख सकते हैं किसी भी प्लानिंग वगैरह का। तो जैसे कि लोकेशन ऑफ वर्ड क्या होना चाहिए, साइज, वेट एंड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, जैसे मान लो डिस्टेंस बिटवीन बेड कितना होना चाहिए, गाइडलाइन के बाद 3 to 3.5 फीट होना चाहिए। स्पेस या बेड का हम बात करें तो पर बेड का स्पेस कितना होना चाहिए, 100 to 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। हाइट ऑफ वार्ड की बात करें तो 10 to 12 फीट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वार्ड की बात करें, जनरल हो गया, प्राइवेट हो गया, फिर स्पेशलिस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारा वार्ड लेआउट देखेंगे उसका कि और फिजिकल प्लान वगैरह कराएंगे, जैसे कि नर्स रजिस्ट्रेशन होगा, पेशेंट बेड एरिया होगा, ट्रीटमेंट रूम होगा, क्लीन यूटिलिटी रूम होगा, डर्टी यूटिलिटी रूम होगा, मेडिकेशन रूम होगा, वार्ड पेंट्री रूम होगा, फिर डाइटरी रूम होगा, विजिटर एरिया भी होता है, ठीक है। उसके बाद हैंड वॉशिंग स्टेशन, इमरजेंसी इक्विपमेंट एरिया, आइसोलेशन रूम। तो ये कहीं ना कहीं वार्ड लेआउट को हम ध्यान में रख के करेंगे। फिर उसका लाइटिंग और वेंटिलेशन को देखेंगे, सेफ्टी मेजरमेंट को देखेंगे और जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ बेसिकली कंपोनेंट थे जो आप जब यूनिट प्लान करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे। सबसे पहला हमारा लोकेशन था, दूसरा हमारा साइज एंड बेड कैपेसिटी था, थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ वार्ड हो गया, फिर वार्ड का लेआउट फिजिकल प्लान, फिर लाइटिंग वेंटिलेशन, सेफ्टी मेजर और कम्युनिकेशन सिस्टम। आगे बढ़े तो स्टाफिंग प्लानिंग फॉर ए वार्ड। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्टाफिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि नर्स पेशेंट रेशियो, तो जनरल वार्ड के लिए चाहिए होता है 1:6, यानी कि हमारे पास क्या होता है एक मतलब कि जो 6 पेशेंट के लिए हमें क्या होता है एक नर्स की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा जनरल वार्ड हो गया। पीडियाट्रिक वार्ड में जो 4 पेशेंट होते हैं उसके लिए एक नर्स होती है। आईसीयू वार्ड में हमारा क्या होता है कहीं कहीं 1:1 है, कहीं कहीं 1:2 है। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में 1:3 रेशियो है। तो एक नर्स 3 पेशेंट को हम क्या करते हैं देखते हैं। अब बात करें आगे इक्विपमेंट प्लानिंग की। तो इक्विपमेंट प्लानिंग बेसिकली जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे बेड हो गया, मैट्रेस हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, बीपी ऑपरेटर्स हो गया, सक्शन मशीन हो गया, लिनेन हो गया, फिर इमरजेंसी इक्विपमेंट वगैरह हो गया। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर देखेंगे, जैसे कि उसमें हैंड वॉशिंग स्टेशन हो गया, पीपी हमारा हो गया अवेलेबिलिटी, बीएमडब्ल्यू बीम्स वगैरह हो गया, या फिर आइसोलेशन रूम वगैरह होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर में आएगा। पॉलिसी एंड प्रोसीजर बात करें वार्ड प्लानिंग में, तो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाई जाएगी उसकी। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, उसका भी एक पॉलिसी बनता है। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाएगा और इन्फेक्शन कंट्रोल, डाइट, सर्विस और विजिटर मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे जब हम वार्ड की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझे इसको कि जैसे कि हम एक लेआउट बनाते हैं कि 30 बेड जनरल वार्ड का एक लेआउट बनाते हैं। तो उसमें हमें 30 बेड चाहिए, ठीक है, इन 6 रो। सेंट्रल नर्स स्टेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद एक ट्रीटमेंट रूम होगा, एक क्लीन यूटिलिटी रूम होगी, एक डर्टी यूटिलिटी रूम होगा, एक ड्यूटी रूम होगा। उसके बाद एक पेंट्री होगी, 2 आइसोलेशन रूम, 4 बाथरूम होगा और 5 हैंड वॉशिंग स्टेशन। तो ये कहीं ना कहीं एक जनरल वार्ड का आप वहाँ पे लिख सकते हैं लेआउट। तो ये था हमारा यूनिट 3 जो बेसिकली हम लोगों ने आज इसको कवर कर लिया है। तो यूनिट 3 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। आपका जैसे कि बजट प्लान बन सकता है, ठीक है, किसी भी यूनिट प्लान बन सकता है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए। सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमारा यूनिट प्लान, आपको यूनिट प्लान पूछ सकता है, ठीक है। बजटिंग प्लान पूछ सकता है, इसमें किसी भी बजटिंग प्लान या फिर उसका प्रपोजल पूछ सकता है। और उसके बाद हॉस्पिटल या फिर इमरजेंसी वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने पढ़ाया था गैंट चार्ट होता है, ठीक है। कोई प्रोग्राम वगैरह को जब हम प्लान करते हैं तो गैंट चार्ट का यूज करते हैं।
तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, तो गैंट चार्ट को आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लानिंग होता है, ये भी आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इसमें नहीं, प्लानिंग का आप डेफिनीशन लिख लीजिएगा कि डिफाइन द प्लानिंग, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको थर्ड यूनिट से पढ़ के जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में ही हम आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, इसके जो नोट्स हैं ऑलरेडी डले हुए हैं, ठीक है। और भी नोट्स हैं जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, या फिर किसी भी सेमेस्टर की आप बात करें तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा PDF फॉर्म में। कोचिंग के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप बायो लिंक से भी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा।